हार्ड है लड़कियों के लिए बाहर निकलना। गीतों का सबसे बड़ा कंसर्न यही रहता था कि हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। सबसे पहली शुरुआत तो गर्ल्स को खुद को करनी पड़ेगी। गुजरात से अभी जितने लोगों ने एवरेस्ट किया उसमें मेजोरिटी गर्ल्स थी। उस जमाने में हम 7th के बाद पढ़ा रहे करके हमको कास्ट बाहर किया गया। ट्रांस हिमालयन एक्सपीडिशन दैट इज फादर ऑफ ऑल ट्रैक्स आई कैन से। बहुत हार्श वेदर था एक्चुअली उस टाइम पे। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम इतना स्नो इसी मोमेंट पे एक्सपेक्ट करेंगे उस टाइम पे। आप वो ट्रेनिंग दे रहे हो जो मैंने 86-87 में उत्तरकाशी में कर्नल जेके बजाज के अंडर में लिया था। एक लड़की भी डिमोटिवेट हो रही थी तो सारे 8 लड़कियां खड़ी कि तू कर लेगी कर लेगी। खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पीछे, बता तेरी रजा क्या है। This is a beautiful morning and a rare opportunity for all of us. Women's Day is approaching और ये podcast we are recording with respect to that special day जो हम celebrate करते हैं women empowerment के लिए for all those women out there working at homes, working in the outdoors, working at the workplaces. पिछले कुछ टाइम के अंदर है ना ये चीज़ काफ़ी हेजी भी बनी है और मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि थोड़ा डाइल्यूट भी हुई है ना। कॉमन पर्सपेक्टिव से जब देखते हैं तो बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव से लोग इसको परसीव करते हैं। कुछ लोगों के लिए वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ वो कुछ और चीज़ है। एक्टिविज़म साइड काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो स्किलिंग के ऊपर वर्क करते हैं, काफ़ी सारे लोग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर वर्क करते हैं। बट बीइंग अ माउंटेनियर, बीइंग अ पर्सन फ्रॉम एन NGO, मेरा थोड़ा देखने का नज़रिया भी अलग है और शायद यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो भी कुछ अलग तरह की चीज़ों को एक्सपीरियंस करते होंगे। सो आई विल स्टार्ट विथ माई इंट्रोडक्शन, देन आई विल गिव ब्रीफ अबाउट वन एक्सपीडिशन दैट वी डिड लास्ट ईयर एंड देन वी विल ओपन द डिस्कशन. So today we have Chetna Sahu ma'am. She is the first person, Jai Hind. She is the first Gujarati to climb Mount Everest. And last year we are very lucky to have ma'am with us as a leader of the expedition that we had on Mount Jagatsuk. Because of the weather conditions, we tried for 4 days, but we could not summit that peak. And it is always there in mountaineering. We always go with the success ratio, summit ratio of 45 to 50% when it is real adventures. But the experience of all the participants, all the climbers was superb. It was a real thing that came into place. We have Khushi. Khushi is also senior volunteer working with the leader roles in adventure activities that we are running. And we also have Yatri. Yatri is active in the other projects that we are running like Orion and all other activities. So, ma'am, the expedition was superb, but we'll start with you. Like how you came into this field. आप कैसे करके ये field के अंदर enter हो गए? Like you are 50 plus और at that time जब आपने ट्रैकिंग वगैरह शुरू किया होगा, देखो जब आज भी हमारे कोई कैंप्स में कोई गर्ल पार्टिसिपेंट्स जा रही है तो पेरेंट्स कंसर्न होते हैं, है ना। इट इज़ 2026 स्टिल पेरेंट्स कम टू ऑफिस और वो 1000 क्वेश्चंस पूछते हैं कि व्हाट अबाउट सेफ्टी, हु आर द रिस्पॉन्सिबल पीपल, और वो अंदर एक डर और एक कंसर्न रहता है। तो आपने ये जर्नी कब शुरू की और वी वांट टू नो द होल स्टोरी कि कैसे आप इस फील्ड के अंदर आए। तो मेरा नाम चेतना राणा है गुजरात में। आफ्टर मैरिज मेरा नाम चेतना साहू बना। तो मैं वैसे एक मध्यम परिवार से बिलोंग्स करती हूँ। मेरा जन्म आनंद में ही हुआ है और मेरी जो फिटनेस की जो अगर मैं शुरुआत कहूँ तो मेरी एक बहन है और मैं दूसरी नंबर की लड़की। तो हम सब जानते हैं चाहे इंडिया हो कोई भी स्टेट हो, दूसरी लड़की का इतनी वैल्यू नहीं होती है। तो पैदा होने के बाद ही मुझे ज़मीन में ही रखा गया था कि इसकी कोई केयर नहीं। शायद भगवान का प्लान अलग था उसी मेरे बर्थ से ही कि मैं टफ़ बनूं। और जहाँ तक कि माउंटेनियरिंग की बात है तो मैं जब शुरू से टॉम बॉय टाइप की थी, मुझे लड़कों वाली गेम खेलना, गिल्ली डंडा है, क्रिकेट, मारपीट करना, ये सब कुछ मुझे पता नहीं। मारपीट उस हाँ मारपीट बहुत करती थी।
और मेरा एक ही भाई है छोटा, अगर उसको कोई मारा तो उसको अगर किसी ने धक्का दिया था सीढ़ी से तो मैं दूसरे दिन जाके उस बंदे को उसी सीढ़ी से फेंकती थी। नहीं, उन्होंने भी बहुत मार खाई होगी आपकी। हाँ तो ये होता था, बट भगवान मेरा, मैं बोलती हूँ ना कि अगर आप कोई ड्रीम नहीं, कुछ आपका प्रारब्ध में लिखा है तो आप वो एक सीड बनते हो, फिर आपको वो फर्टिलाइज़र मिलता रहता है। बट फिर आप में वो बुद्धि होनी चाहिए कि वो फर्टिलाइज़र और सनलाइट को आप किस तरह कैसे से nurture उसको करें। करते हो और आपको कैसे खर्च करते हो। तो जब मेरा सबसे पहले हुआ था, जब मैं एनएसएस गुजरात में फर्स्ट ईयर में थी, तब एनएसएस से एक आपकी कॉलेज कहाँ से हुई थी मैम? सारा आनंद में ही हुआ है मेरा प्राइमरी एजुकेशन आईपी मिशन गर्ल्स हाई स्कूल में हुआ था आनंद में, और हायर सेकेंडरी 11-12 मैंने पाइनियर हाई स्कूल में किया है, और कॉलेज मेरा आनंद आर्ट्स कॉलेज में, बीएड मैंने आनंद एजुकेशनल कॉलेज में किया, एमए एमएड मैंने वहीं पर विद्यानगर में किया। तो सारा मैंने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से ही पूरा एजुकेशन किया। बट जो मेरी कास्ट थी राणा, उसमें लड़कियों को 7 से ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, उनको शादी करनी होती है। तो शायद मेरी मदर एक पहली थी कि जो लड़कियों को पढ़ाने के लिए, उसने 7 के बाद बोला नहीं मेरी लड़कियां पढ़ेगी। तो उस ज़माने में हम 7 के बाद पढ़ा रहे करके हमको कास्ट बाहर किया गया मेरी मम्मी को कि तुम लड़की को पढ़ा रहे हो करके। बट मेरी मम्मी ने तो बोलते नहीं, मदर स्ट्रांग हो, वुमन स्ट्रांग है तो उनकी आने वाली पीढ़ी भी वही स्ट्रांग होती है। तो मेरी मम्मी ने वो बर्दाश्त किया था। फैमिली जो है वो गुजरात से बिलोंग करता है पूरा या गुजराती हम native? नहीं, भी ठेठ गुजराती हम लोग हैं। और जब हाँ लड़कियों की बात है, नवरात्रि बवरात्रि में वो सब फ्रीडम सब कुछ है, बट एक माँ को एक डर होता है ना कि अगर मेरी लड़की का हाथ पैर टूटेगा तो लड़कियाँ नहीं मिलेगा। तो हमारी जो परंपराएं चलती आती है, मे बी अंग्रेजों ने इतना साल हमको गुलाम बना के रखा, उसकी असर या जो भी है, बट अगर प्राचीन समय में देखा जाए तो वुमेन्स हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाती थी और उनका बहुत आदर सत्कार भी उतना ही होता था। उसके बाद में गुजरात को दाल भात बोला जाता था, वो मुझे खटकता था हमेशा, दाल भात बोले कि दाल भात क्या करेगी। तो तब पहले मैं पतासलू पीक के लिए एनएसएस से सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से पहले गई थी मैं, तो वहाँ बाकी स्टेट की भी लड़कियाँ आई थी, बोला ये लोग दाल भात लोग हैं। तो हमको ऐसा, तो मुझे वो मिर्च तो लगता था, बट मेरा काम फोकस हो गया कि हमको ये कंप्लीट करना है। बट एंड में 3 गुजराती लड़कियाँ थी जो पिक किया था, बाकी लोगों ने नहीं किया था। अच्छा। तो ये एक मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया था। और फिर मेरा ध्यान सारा वो फिज़िकल फिटनेस कहाँ है, तो मैं शुरू से ही, जब से मैं क्लास 1 से लेके कॉलेज तक मैं हर एक बार स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती थी। फिटनेस तो वैसे भी कहीं ना कहीं रखते ही थे, और सबसे ज़्यादा फिटनेस का मौका होता था मेरा नवरात्रि, रात रात भर गरबा करना। तो मैं उस नवरात्रि को आनंद से नहीं देखी, मैं ये सोचती थी कि मेरे पैर फिट हो रहे हैं। और जब मुझे सेकंड ईयर में आई तो बहुत सारी एक्टिविटी होती थी, बट गुजरात में, पर्टिकुलर गुजरात की बात करूँगी क्योंकि मुझे उस टाइम में उतना ही विज़न था मेरा, गुजरात कुआं का तरफ। तो उसमें लड़कियों को कोई पार्टिसिपेट नहीं करता था। तो प्रिंसिपल एक रमेश तलाटी सर करके थे, तो उन्होंने सारी एक्टिविटी आती थी बट लड़कियां पार्टिसिपेट नहीं करती थी। तो मुझे बोला गया कि तू एग्ज़ाम मत दे, क्योंकि फिटनेस में मैं थी, लेकिन तू ये सारा कैंप में मेरे को भेजते थे वो लोग। तो मैं कभी कभी फर्स्ट ईयर में मैंने फाइनल एग्जाम नहीं दिए, मुझे ऐसे ही SFBA में ये कर दिया, और मैंने उसी एक साल में 7 कैंप्स किए थे डिफरेंट। तो कॉलेज का नाम रोशन करना, चाहे वो ऐसे कॉम्पिटिशन कहीं पर भी, ये मैं ज़रूर करती थी। फिर मुझे NCC यूनिफॉर्म आर्मी का सब बहुत पसंद, बट उस टाइम में लड़कियों को उस फील्ड में जाने नहीं देते। क्यों नहीं जाने देते पता नहीं था, बट मुझे, क्योंकि मैं हिस्ट्री में तो झांसी की रानी पढ़ती हूँ बट मुझे घर से निकलने नहीं दे रहे हैं। अगर मैं ट्रैक में जाऊँगी तो मम्मी 2 बार पता करके क्या है, तो मैं कभी झूठ में बोलती थी कि नहीं ये प्रवास है, एक साइट सीन वाला प्रवास है, बट मैं कभी वो ऐसी NCC वाली एक्टिविटी में जाती थी। तो जब कॉलेज में आए तो NCC सर को बोला, सर NCC क्यों नहीं है हमारे, क्यों लड़कों का लड़कियों का क्यों नहीं है? तो बोला नहीं, तुम लड़कियां ना, वहाँ कैंप में लड़के लड़कियां भाग जाते हैं, इसलिए फिर लड़कियां नहीं आती, तो हमने बंद कर दिया, इसलिए खाली लड़के का है। तो उन्होंने मजाक में बोल दिया कि तू 55 गर्ल्स को ला दे, तो हम शुरू करा दे। तो मैं हर घर जाके माँ बोलती थी सबको कि प्लीज़ अपनी बेटी को भेजो करके। मैंने 55 गर्ल्स रेडी करके सारा लिस्ट बना के सर को दे दिया। ये कहाँ की बात है? ये NSS आनंद, की? हाँ NSS की। तो 86 में मैंने बेसिक कोर्स कर लिया था निम से, 86-87 की बात है ये। तो सारी लड़कियों का ग्रुप बना, आपने हाँ लीडरशिप ले ली फिर? लीडरशिप ले लिया, और सबसे पहला कैंप कपड़वंज करके जगह में जाना था। हाँ। उसी के आगे में, और ये हो रहा था NCC में सारी ट्रेनिंग में मैं सिलेक्ट हुई थी पारा जंपिंग में, आगरा कैंट जा, जिसके लिए 1 साल लगती है मेहनत।
आपको पूरा 4 किलोमीटर आपको पर्टिकुलर टाइम में करना, इतना सिटअप्स करना है। और मैं जब एग्ज़ाम चलती थी, कभी मेरी सलवार फट गई, मैं रुकती नहीं थी, मैं वो कंप्लीट करती थी। वो सर एनसीसी के सर आके लपेट करके वो ड्रेस चेंज में बोलते कि नहीं जब तुम चेंज करके आओ। बट मैं जब उस फील्ड में जाने के लिए सिलेक्ट होती थी, तो मेरा ये जुनून देख के फिर वो कैंप में मुझे लीडर बनाया था। और उस समय जो भी एग्ज़ाम होती थी, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, वो एग्ज़ाम भी मैंने क्लियर किया। मुझे अंडर ऑफिसर बना दिया, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं था, बट मैं ही एक लीड कर सकती थी। तो कभी जब एक कैंप जाना हुआ, उसका 3 दिन पहले ही मेरी मम्मी का डेथ हुआ। और कैंप जाना है, वो भी लड़कियाँ भी, मुझे अगर मैं नहीं गई, मुश्किल से शुरू कराया है, तो 3 दिन के बाद मैं निकल गई थी। मैंने मम्मी का 12th डे नहीं देखा। उस टाइम कि मेरी मम्मी ने एक सपना देखा था कि लड़कियाँ ही करे, अब वो चली गई है। पता नहीं कहाँ से बुद्धि आती थी, मुझे नहीं पता। हाँ, कहाँ वो बुद्धि मुझे नहीं पता, ट्रिब्यूट, बट मुझे करना था, वो मुझे पता था। तो फिर मैं गई, तो मैंने बोला कि एक कैंप करके मैं वापस आ जाऊँगी। बट भगवान ने कुछ और सोचा। मैं उसमें करते करते 2-3 कैंप और गई, और मैं प्री आरडीसी तक सिलेक्ट हो गई। आरडीसी जाने से पहले जो भी कुछ हुआ कि मुझे ऐसा बोला गया। कौन से ईयर में किया? ये शायद 87 का आरडीसी, अभी प्री आरडीसी था। आरडीसी में नहीं, प्री आरडीसी में मुझे ये बोला गया कि अभी तुम SYBA में हो, तुम्हारे पास 1 साल है, 3rd ईयर की लड़की को जाने दो। मुझे बुद्धि नहीं था आरडीसी क्या है, वैल्यू क्या है, मैंने हाँ बोल दिया। तो मेरे बदले में एक जो फ्लूट बजाती थी वो गई लड़की, मैं जो कमांड करती थी वो नहीं गई। ले वो बाद में जब मैं बहुत साल हुआ, तब ये सब पता चला कि कितनी वैल्यू होती थी आरडीसी की और वगैरह की, स्किप कर दिया, जो मिस कर दिया। बट जो भी होता, बट अच्छी बात ये थी कि मुझे, जब आपको कोई नेगेटिव साइड नहीं पता होती है, जब तक आपको कोई चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, आप बहुत हिम्मत वाले होते हो। चाहे कोई भी फील्ड आप ले लो, जब आपको पता चल गया ना, जितना ज्ञान अति आ गया, उसका अगर नेगेटिव साइड है, हाँ, कंपेरिजन वगैरह आ जाता है। तो ऐसे करके मैंने अपने कॉलेज के दरमियान ही मैंने जूनागढ़ में रॉक क्लाइंबिंग का बेसिक कोर्स किया। तब मुझे लगा कि पहाड़, जब आपने वो पहली बार वो किया, वो पंडित दीनदयाल रॉक क्लाइंबिंग इंस्टीट्यूट करके जो गवर्नमेंट की, यस, जूनागढ़ में, तो तब आप कौन से ईयर में पढ़ते थे? तब मैं 2nd ईयर में थी। सेकंड ईयर में थी। तो मैं जब वहाँ गई तो रॉक मुझे लगता था कि मेरे से बात कर रहे, मुझे सब जिंदा लगते थे। मैं थकती थी तो मैं उसमें लिपट जाती थी। तो एक सर थे हर्षद परमार सर करके, उनकी नज़र गई। और जब लास्ट एग्ज़ाम था तब मुझे 103 बुखार हो गया था, बट एग्ज़ाम थी उस समय। स्टमक रैपलिंग वगैरह जो डिफ़िकल्ट होता था, आजकल नहीं है वो सब, लेकिन मैंने सब किया। उस फीवर में भी फिर मुझे वो डॉक्टर के पास ले गए, बट मैंने एग्ज़ाम दिया। तब बोला तुझे बहुत पसंद है तो इसमें आगे जाना चाहोगी? मैं तो हाँ। तब उन्होंने मुझे उत्तरकाशी और दार्जिलिंग का एड्रेस दिया था। अच्छा। तो मैंने आके, मेरे एक मामा थे, उनको बोला कि मुझे इसमें करना है। तो उन्होंने अप्लाई करके देखा, तो बोला 600 रुपया फीस है। अब 600 रुपया तो कहाँ से लाऊंगी? 600 रुपया बहुत बड़ी बात। अबाउट 87-88? हाँ, 87-88। तो 86, 87 एंड 88 नहीं 89, ये 3 साल मेरे इंपॉर्टेंट रहे जब मैंने बेसिक और एडवांस कोर्स किया। एडवांस कोर्स मैंने 2 बार किया है। और जब मैंने बेसिक किया तो मैंने पहली बार हिमालय देखा, जो मनाली में तो एक बार देखा ही था, बट एज अ ट्रेनिंग करके ना। तो मैं देखी सब लड़कियां बॉम्बे की, इधर की, इतनी स्मार्ट और इतनी फिट, मैंने अलग तरह की। हम अलग ही एक जाके सरसों का तेल, माने मसाद का तेल लगा के करने वाले, बट फिटनेस बहुत था। तो मैं एक बात ज़रूर कहती हूँ कि लड़की हो या लड़का हो, अगर आपकी फिटनेस है, अगर आप अपने फोकस है, अगर आप दूसरे को फील कराते हो कि आप इसमें जाते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता है। हाँ, परिवार की एक जो हमारी सोसाइटी है उसका बर्डन तो आता है, और वो बर्डन इसलिए आता है कि अवेयरनेस नहीं थे। मैंने थ्रू आउट अपना एडवेंचर फील्ड जितना, जब तक मैं गुजरात में रही, अवेयरनेस बिल्कुल नहीं था। कभी मुझे स्पॉन्सरशिप के लिए जाएंगे तो गरबा के लिए पैसा देंगे, बट इसके लिए नहीं देते थे। तो फिर मैं बोलती थी हमको चावल चाहिए, चाय चाहिए, चीनी चाहिए, तो लोग चीनी 10 किलो ऐसे करते थे, फिर हम उसको पैसा में कन्वर्ट करके मैं फिर उस तरह का करती थी। चीजें बेच देते थे। हाँ, वो जो जाएंगे वो टीम का काम था कि मैं राशन ला देती हूँ। अगर 25,000 कैश नहीं ला सकती, बट गुजरात से राशन लाना आसान है, और वो दया करके दे भी देते थे ना। ओह चोखा, मैंने चोखा જોઈએ जा ले जा, तो इस तरह से मिलता था। तो ये बूंद 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 करके, लेकिन एक चीज़ ज़रूर था कि लड़की होने का सेटबैक ज़रूर रहा उस टाइम में भी, और आज भी कहीं कहीं जगह में वो फेस करती हूँ। हाँ, डिग्री थोड़ी अच्छी हो गई है क्योंकि थोड़ी अवेयरनेस आ गई है, बट जहाँ तक मैं गुजरात अगर मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि अवेयरनेस नहीं था। सब उस टाइम में भी, इवन गुजरात की जो बेस माउंटेनियर है, चौला जागीरदार एंड गंगोत्री बहन, और जो होगी जो भी, उनका नाम जब मैं गुजरात से बाहर गई तब मुझे पता चला। जब मैं गुजरात में रही तब तक मुझे कुछ भी चीज़ों का पता नहीं चला था कि गुजरात में भी इस तरह का कोई चीज़ होता है। एक क्वेश्चन ये मेरे दिमाग में,
जो मतलब अभी आप जब बता रहे हैं तभी ये मुझे थोड़ा रियलाइज़ हो रहा है। अगर गुजरात की माउंटेनियरिंग फ्रेटर्निटी की बात करें और उसमें भी विमेन पार्टिसिपेशन की बात करें, तो वो कौन कौन लोग हैं जो आपके दिमाग में भी आते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, और उन्होंने वो क्या क्या चीज़ें हैं जो उनकी अचीवमेंट रही होगी, वो उसके बारे में भी थोड़ा अगर आप हाईलाइट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जरूर। जैसे माउंटेनियरिंग फील्ड में अगर एज ए वुमन इंडिया को अगर मैं ध्यान में रखूँ तो मैंने सबसे पहले बचेंद्री दीदी का, उनको बचेंद्री दीदी बोलती हूँ, जो 1984 में सी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमन वो क्लाइम माउंट एवरेस्ट, और एक उन्होंने इंडियन वुमेन्स के लिए एक रास्ता खोल दिया। वो भी एक छोटे से गांव से बिलोंग्स करते थे, उनके पास कोई सुविधा नहीं था, बस जो था फिटनेस एंड उनका प्रारब्ध। माउंटेनियरिंग कैसे आप मेहनत करोगे, बट 1% आपका प्रारब्ध तकदीर जरूर रहता है। तो उनका जब मैंने पढ़ा, तब मैं कुछ क्लास में फेल हुई थी, तो मेरी मम्मी बोली कि गांव की लड़कियां कहाँ कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में जाके आते हो और तुम लोग अपने एग्ज़ाम में भी पास नहीं होते हो। तो फिर मैं उनका कहीं ना कहीं फॉलो करती रही थी। और जब मैं शादी के बाद जब उनके साथ कैंप किया, तब मुझे उनकी फ्रेंड का पता चला जो गुजरात से थी। तो उसमें एक का नाम है चौला जागीरदार एंड एक है गंगोत्री सोने जी, गंगोत्री मेहता, जो बड़ौदा से है, जिन्होंने माउंट आबू में कई साल अपनी सेवा दी है, कई वुमेन्स लोगों को, कई आर्मी पर्सनल को ट्रेन किया है उन्होंने। अच्छा। और बहुत बड़े बड़े एक्सपीडिशन, इवन मैं तो बोलूँगी कि उस जमाने में जो 7000 मीटर के पीक करने वाले भी वो लोग थे। टिल आज वो लोग 68-67 एज में है, आज भी वो लोग इतने ही एक्टिव है। इवन चौला जागीरदार तो 8-9 ऑपरेशन हो चुके हैं घुटने में, इधर उधर में, बट स्टिल सी इज फिट, कि अगर बोलो तो वो लोग अभी भी चल देते हैं। आज भी अगर उनको ढूंढा जाए तो आज भी वो लोग गुजरात में मौजूद है। वो अपने अपने तरीके से वो इंस्पिरेशन, एटलीस्ट अपने परिवार के, उनकी बेटियां भी आजकल वैसे ही काम कर रही है। तो ये दो का नाम मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि जो मैं थ्रू आउट मेरा इतना, जो मैंने समझ लो 86 से नॉन स्टॉप अभी 26 आ गया, इतने साल में मेरा जितना माउंटेनियरिंग का हिमालय के साथ मैं टच में रही हूँ, तो ये दोनों भी लगातार मेरा रिलेशन उन लोगों के साथ रहा है। और दूसरी एक बात करूँ, जो एक सपोर्ट सिस्टम होता है वो आपका फैमिली का होता है। हाँ, डेफिनेटली मुझे परिवार में झूठ बोल के जाना पड़ता था मेरी माँ को कि मैं स्कूल प्रवास में जा रही थी, कि मेरे कोर्स में जा रही होती थी। जब वापस आती थी लोग सम्मान करते थे, तो मेरी मम्मी को लगता था कुछ हटके किया है, बट गाली तो पड़ती ही थी कि तूने झूठ बोला करके, उसको नेगेटिव थॉट्स आते थे। और जब मैंने अच्छे से कोर्स करके फिर मैंने एक बार बैठ के समझाया कि लोग बीमार होके मरते हैं, अगर मैं कुछ अच्छा करके तुमको अच्छा लग रहा है कि मैं भी तेरे जैसे चूल्हा चौकी ये करूँ, मैं ना नहीं बोलती हूँ, लेकिन मुझे ये पसंद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी मम्मी सी डाइड इन एट द एज ऑफ 42। 89 में मेरी मदर का डेथ हो गया जब मैंने कोर्स कंप्लीट किया था। उसके बाद में फिर लड़के का बात, क्योंकि अभी मदर नहीं होने से आपका सराउंडिंग में वो भी मैंने बहुत फेस किया कि अकेली लड़कियों का किस तरह से, बट मैं समहाउ निकल जाती थी, या तो उस तरफ नहीं जाती थी मैं, अपनी एनर्जी का मेरा ध्यान उसी में रहता था। और मेरे दादाजी चिंता में आ जाते थे कि तू कोई भी लड़का ला दे, क्योंकि कास्ट के लड़के आते थे चले जाते थे, क्योंकि मैं पहाड़ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। और जो आएगा बोलता कि शादी के बाद ये सब बंद, ये लड़के वाला काम, ये पैंट पहनने वाला काम बंद। तो मैं ना बोलती हाँ हाँ ठीक है देखूंगी करके। मेरे दादाजी लोग कोई भी लड़का ले आ, बट तू शादी कर ले, मैंने इतने वो डेस्परेट हो गए थे। तो फिर बड़ौदा से एक राजेश राणा और मेरे ग्रुप था, उनके साथ मैं ज्वाइन हुई, तो मैं पावागढ़ में प्रैक्टिस करती रही फिर, बट मेरा ध्यान कहीं ना कहीं होता था। और गुजरात गवर्नमेंट से मैंने नो अवर बॉर्डर्स करके एक प्रोग्राम ज्वाइन किया था, अपनी सरहद ओळखो, अपनी सरहद ओळखो मैंने किया था। और एक कोटेश्वर करके पीक का एक एक्सपीडिशन हुआ था, उसमें शायद लड़की में अकेली सिलेक्ट हुई थी। जो भी था, जब एक्सपीडिशन निकला तब मुझे लेटर आया कि मैं सिलेक्ट हुई। एक्सपीडिशन जब अहमदाबाद छोड़ रहा है, वजह जो भी होगी, या तो एक लड़की को लेके जाना, वो भी हो सकता है। मतलब पूरे एक्सपीडिशन में आप अकेली लड़की थी? अकेली लड़की सिलेक्ट हुई थी, लेकिन मेरे को लेटर तभी आया जब टीम निकल रही है। तो लेकिन मैंने अपना, तब मैं जॉब करी थी शारदा हाई स्कूल में, तो ट्रस्टी को मैंने शुरू जॉब तभी लिया था कि मैं साल में 2 छुट्टी लूँगी, एक ट्रैकिंग के लिए, एक एक्सपीडिशन के लिए, बाकी बीमार भी मैं छुट्टी नहीं लूँगी। बस उस दिन ट्रस्टी ने मना कर दिया, मैं जॉब रिजाइन करके निकल गई थी। फिर ट्रस्टी ने मुझे वापस बुलाया, नहीं आप रही है करके। मैं जॉब भी दादागिरी से करके, पैसा तो 3000 ही आता था, कभी पैसा नहीं होता था तो मैं वो अपना फ्रिज गिरवे रख देती थी। फिर मेरी तनख्वाह कभी नहीं आई है, क्योंकि मैं उससे पहले खर्च कर देती थी। तो जो सारे लोग, रिच लोग जो थे पटेल, उनको बोलती थी कि मुझे इतना उधार दो उनका इतना उधार दे दो, मेरी तनख्वाह आने से आप ले ले। तो मेरी शादी हुई तब तक, जो भी मैंने 91 में जॉब शुरू की, 95 में शादी की, वो 4 साल जितना कमाया, कभी मैंने पूरी तनख्वाह मेरे हाथ में आई नहीं है। मतलब पहले से ही हाँ। और ट्यूशन में करती थी तो बच्चे भी वैसे आते थे कि कोई 1 रुपया देगा। साल का मैं 1000 रुपया लेती थी फीस
डेली पढ़ाने का भी। तो 40 बच्चों का तो साल में 40,000 आएगा। बट कई बच्चे, बट वो बच्चों के साथ में फिर वो बच्चों को मैं वासद में साइकिलिंग कराने ले जाऊंगी। तो कभी कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, कभी बच्चे मेरे नाम से लड़के लड़की भागते थे कि मैडम के साथ हम ट्रैक में जा रहे हैं, बट वो लोग घूमने चले जाते थे और पकड़ा जाते थे। तो ये सब डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा। और ऐसे करते करते फिर जब मैं कोटेश्वर पिक के लिए भी जब सिलेक्ट हुई, मैं सीधा उत्तरकाशी पहुंची। उत्तरकाशी जाने के लिए ट्रेन छूट गया, तो मैं फिर अहमदाबाद से जयपुर की बस पकड़ी। जयपुर से निकली तो मैं फिर हरिद्वार जाके वहाँ पकड़ी। तो वो लीडर ऐसे चौकन्ना हो गए कि कैसे पीछे पीछे आ गई। उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा वेट उठाने का, लोड फेरी का सब दिया, बट मैंने अच्छे से किया और पिक। तब उनको लगा कि नहीं ये करेगी, बट मेरा हार्ट में हो गया था कि मुझे तो कुछ करना पड़ेगा करके। तब इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन का एक अल्पाइन स्टाइल कोर्स होता है, वो पूरा इंडिया के हर एक स्टेट के लिए होता है। हर एक स्टेट से वो एक एक क्लाइंबर को सिलेक्ट करते हैं और स्पॉन्सर वो ही करते हैं। वो 15 डेज़ का होता है। उसका आपकी क्वालिफिकेशन बेसिक एंड एडवांस कोर्स आपका होना चाहिए, जिसमें ए ग्रेड होना चाहिए। वो 15 दिन में एक इंस्ट्रक्टर रहता है, बट बाकी सारा प्लानिंग 3 पीक दिया जाता है 15,000 16,000 का बीच में। आपको पूरा प्लानिंग आपको करना है, पूरा खाली इंस्ट्रक्टर आपकी मदद के लिए होंगे। तो वो मैंने दार्जिलिंग में किया। तब मेरे होने वाले हस्बैंड जो प्रदीप साहू, उनको मैं वहाँ मिली थी। तो उनको मैं मिल दी ऐसे, हाँ ब्लैक एकदम हाइट में, पैर देख के अरे कितना हैंडसम है। बट तब वो अपना एक अलग, हाँ कंट्रोवर्शियल स्टेज में बोल रहे हैं फिर, हाँ फिर देखा कि हाँ अच्छा है। तो फिर मैं वैसे भी, वो भी मुझे अप्रोच किया, बट मेरा लुक ऐसा था कि सब डर जाते थे कि ये कहीं मार ना दे के ये करे। तो फिर देखा वो मेरी फ्रेंड के साथ उनकी दोस्ती हुई है, तो हम ऐसे ही थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर हुआ था। और उस टाइम मेरा घुटना कुछ फ्रैक्चर लूना में गिर गई थी, बल्कि मैं छुपा के रखी थी। बट कभी माउंटेन पे छुपाना नहीं चाहिए अपने लीडर से कोई भी चीज़, बट वो मैं बाद में लर्न की। तो मैंने छुपा के, लेकिन जब पीक क्लाइम आया तब तक वो बहुत पक के फस हो गया था। तब एक पासंग नोरबू करके सर थे, तो उन्होंने देखा कि इतना ये करके भी वो अभी 17,000 में तो पहुंच ही गई है। तब ये प्रदीप साहू मुझे बहुत हेल्प करते थे, तो अच्छे हम लोग दोस्त बन गए। उसके बाद में माउंट शिवलिंग एक्सपीडिशन IPCL बड़ौदा से ऑर्गेनाइज हुआ था, तो मैं उनके साथ भी सिलेक्ट हुई। तब मेरे हस्बैंड ने भी माउंट शिवलिंग बड़ौदा से ऑर्गेनाइज हुआ था। IPCL में राजेश राणा लीडर थे। IPCL इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, उनका एक अपना डिपार्टमेंट है एडवेंचर सेल। अभी वो है कि नहीं पता, बट राजेश राणा वो कंटिन्यूस चलाते थे। तो वो आए थे, तो मैं गई। तो इधर से चौला जागीरदार जो उनके हस्बैंड किरण भाई, वो भी उस टीम में थे। और किरण भाई और मेरे हस्बैंड, वो लोग दोस्त थे, पहले कुछ पीक किए होंगे। तो मेरे हस्बैंड भी बोले कि ये चेतना साहू, अरे चेतना राणा, तो बोला उसको बताना नहीं कि मैं उड़ीसा से हूँ। और मैं किरण भाई को बोल रही हूँ, अरे ये तो मेरा दोस्त है, उसको मत बोलना कि मैं चेतना राणा हूँ। बोला कोई अलग है, उसको मैं सरप्राइज़ दूंगी। हम जब वहाँ पर मिले तो हम दोनों एक दूसरे से गले मिल गए हैं, क्योंकि अंदर में कुछ एक डेवलप हो रहा था। उसके साथ जो भी एक स्टोरी बन रही थी, बट मेरी भगवान एक अलग स्टोरी बना रहे थे उसके साथ में। तो जो शिवलिंग करने के बाद में वो शिव पार्वती का आशीर्वाद हम दोनों को मिल गया था। हमने डिसाइड किया कि हम लोग जीवन साथी बनेंगे। और मैं घर में आके बताया, मेरे दादाजी सबसे पहले भगवान को नमस्कार किया कि इससे एक लड़का तो पसंद किया करके। फाइनली एक लड़का किया पसंद। तो बोला, तो मैंने उनका जन्माक्षर मंगा लो। अरे उनका ये मंगा, तो बर्थ डेट उन्होंने गलत लिखा था, उसके हिसाब से मैं 8 महीना, वो मेरे से छोटे हैं। तो मेरे दादाजी ने मना किया कि छोटे लड़के से तो बिल्कुल शादी नहीं। तो वो दौड़ के बिना रिजर्वेशन मेरे दादाजी को मिलना आया कि वो मेरे पिताजी ने गलत किया था, फ्यूचर में जॉब का 1 साल बढ़ जाए करके, बाकी मैं चेतू से 8 महीना बड़ा हूँ, ऐसे मेरे दादाजी को बोला। फिर मेरे दादाजी ओके कर दिया। तो वैसे मेरा एक दूसरा पार्ट शुरू हो गया और मैं गुजरात से फिर माउंटेन ही मुझे ले गया। और प्रदीप इसलिए भी मिला कि वो टाटा में जॉब करते थे और वो जितना माउंटेनिंग करते थे वो बच्चे दीदी का अंडर में करते थे। तो उसका मुंह से मेरे बच्चे दीदी का नाम, तो एक रीज़न वो भी था कि मैं उसका, हाँ क्योंकि वो मेरी हमेशा प्रेरणा रहे है और हमेशा रहेगी। तो फिर मैं शादी करके जस्ट मैं बोली कि दर्शन उनका आशीर्वाद लेने ले जाऊंगा। तो मैं, क्या बोल रहे आप बच्चन दीदी के पास ले चलो? हाँ। तो फिर जब उनकी ऑफिस में गए और मैं तब पूरा शादी वाला मेकअप फैकअप करके ही थी। मैंने नहीं, दूसरे ने किया था, मुझे मेकअप आता भी नहीं था। मेरा वही एक मेकअप है, उसके बाद कभी शायद मेकअप नहीं किया मैंने। तो मैं नमस्कार देखा कुछ काम कर रहे। तो मैंने बोला कि मैं जो अभी कोई एक्सपीडिशन बोला, उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि 7 महीने का हम लोग अरुणाचल से सियाचिन ग्लेशियर का 7 महीने का वुमेंस का कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे चलेगी, मैं अभी शादी करके गई हूँ, 1 वीक हुआ है मुझे, चलेगी? मैंने बोला हाँ।
तो बोला ये स्पिरिट चाहिए मुझे। उन्होंने That क्राइटेरिया is about the, you are talking about 95. the 95 Trans-Himalayan? 97 ट्रांस हिमालय। 97 हाँ, पर मैं Trans-Himalayan. 95 में मेरी शादी करके मैं जमशेदपुर में उनका ब्लेसिंग्स लेने गई थी। अच्छा। तो मैं बोला हाँ, हाँ मैं उस जाऊँ। time वो टाटा में। तो उन्होंने बोला कि हाँ अरे तू अभी शादी करके आई और 7 महीना जाने के लिए तैयार है। तो टीम का सिलेक्शन फिटनेस नहीं देखते थे, वो ड्यूरेशन के लिए पहले तो तैयार कौन है, जो तैयार होते हैं वो दीदी का हमेशा मैं आज भी मानती हूँ। मैं कभी फिटनेस पहले नहीं कराती, पहले तो मेंटली तैयार है कि नहीं, क्योंकि अगर वो तैयार है तो 50% आपकी जीत है, बाद में फिर आपकी फिटनेस बनेगी अगर आप चाहते हो तो। जैसे मैं माँ हूँ तो एज अ मदर का मेरे बच्चे को कुछ होगा तो मेरे को नींद आएगी तो भी मैं उसकी देखभाल समझ करूँगी। गया। सेम चीज़ जो आपको जो इंटरेस्ट होता है वो उसमें होता है। तो ये हुआ 97 का ट्रांस हिमालय जर्नी का जब मैं मिला। यात्री, जो लास्ट ईयर जो एक्सपेडिशन हुआ जो इनविंसिबल की साइड से फर्स्ट गर्ल एक्सपेडिशन था, और मेरे हिसाब से शायद वो गुजरात का, मतलब कोई रिकॉर्डेड डेटा नहीं है बट शायद वो गुजरात का फर्स्ट गर्ल ओनली एक्सपेडिशन वो था। वी ट्राई टू गेट द डेटा बट ऐसा कोई स्पेसिफिक डेटा रिकॉर्डेड नहीं है। तो आपके पर्सपेक्टिव से हाउ दैट वाज डिफरेंट, उस एक्सपेडिशन से क्या क्या चेंजेस आए जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और कैसे वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड से लोग इस एक्सपेडिशन के लिए आए थे? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल अगर स्टार्ट करें तो गर्ल्स बैच बहुत डिफ़िकल्ट थी सबसे पहले तो कंडक्ट करना ही हमारे लिए, क्योंकि उस टाइम पे मे बी डेट्स की वजह से और दिवाली की वजह से, पर बहुत सारी गर्ल्स ऐसी थी जो हिचकिचा रही थी उस चीज़ में आने के लिए, क्योंकि जितने गर्ल्स हम भी गए थे मोस्ट ऑफ सिर्फ दो लोग को छोड़ के हम सारे के सारे नए थे, माउंटेनियरिंग के फेज़ में ही नए थे। हमने ट्रैक्स किए हुए थे बट उस चीज़ में कभी किया नहीं था। तो सबके दिमाग में एक चीज़ फिक्स थी कि हम कुछ इंस्पिरेशन खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो उस टाइम पे हम रेडी तो हो गए, जैसे तैसे हमने 10 गर्ल्स इकट्ठा की थी और उस टाइम पे जोश था। फिर हमें पता चला कि चेतना मैम हमारे साथ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक वो डर था हम सब गर्ल्स के बीच में कि कैसा जाएगा एक्सपीडिशन, हम कर पाएंगे या नहीं। बट जैसे ही आपकी स्टोरी सुनी थी तो एक इंस्पिरेशन मिली थी। तो उस टाइम पे ऐसा फील हुआ कि बहुत सारी गर्ल्स हैं जो इस चीज़ से छूट रही है कि आप सिर्फ घूमने नहीं कुछ अलग भी करके दिखा सकते हो। अभी भी अगर हम देखने जाए, आपके टाइम की बात करें, अभी भी हार्ड है लड़कियों के लिए बाहर निकलना। बहुत सारी लड़कियों से जब मैं बात कर रही थी कि आप इस एक्सपीडिशन में आ सकते हैं या नहीं, हम आपको प्रिपेयर करेंगे, तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न यही रहता था कि हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। तो उस टाइम पे लड़कियों को बाहर भेजना आज भी मेरे हिसाब से तो उतना ही डिफ़िकल्ट है। यस यस। बट अगर आप में हो कि हमें जाना है तो वो चीज़ हो सकती है। जैसे एक हमारे पास पार्टिसिपेंट आए थे उस टाइम पे कि उनको आना था बट उनकी जॉब की वजह से और पेरेंट्स की वजह से वो कर नहीं पाए, बट स्टिल शी फॉट टू हर पेरेंट्स कि नहीं मुझे जाना है। तो उस टाइम पे वो रेडी भी हो गए बट अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाए। तो उनका सपोर्ट उस जर्नी थ्रू बहुत रहा था। वो हमारी जब हम समिट नहीं हुआ बट हम जब वापस आए तब भी उन्होंने बोला कि मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, अगर नेक्स्ट कोई एक्सपीडिशन ऐसे गर्ल्स का जा रहा है तो प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म करना। सो एक चीज़ था कि हम जैसे भी जाके आए लड़कियाँ इंस्पायर तो हुई थी उस चीज़ के बारे में। Yes, मेरे कांटेक्ट में जितने भी गर्ल्स थी उन्होंने भी मुझे पूछा कि हम कैसे जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो एक था वो इम्पैक्ट हुआ कि हमें भी कुछ हटकर करना है उस चीज़ के बारे में। तो दैट इज़ दैट कि इंस्पिरेशन हम क्रिएट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, अगर किसी को करना है उस चीज़ के लिए। बिल्कुल। ओके खुशी, लाइक एक टाइम ऐसा था कि जब गर्ल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, है ना। गांव में अभी भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन अर्बन एरियाज़ में तो एटलीस्ट ये चीज़ नहीं है। मतलब एजुकेशनली बायस्ड अप्रोच हो या फिर कैरियर वाइज बायस्ड अप्रोच हो, ऐसा अभी तो नहीं रहा है ना। फ्रीडम है, फिर भी एडवेंचर और स्पोर्ट्स में जो पार्टिसिपेशन की बात करें तो अभी भी गर्ल्स का पार्टिसिपेशन कम है। फ्रीडम है बट पार्टिसिपेशन कम है ना। सो लाइक दिस लेटेस्ट जनरेशन, लाइक हाउ डू यू परसीव दिस, ये कैसे क्या चीज़ है, और पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपका क्या है, हाउ यू पार्टिसिपेट, और कैसे करके ये ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके बारे में लाइक व्हाट यू थिंक? आई फील स्पोर्ट्स में अभी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है गर्ल्स का भी पार्टिसिपेशन। मैंने जब 2013 में 2014 में स्पोर्ट्स चालू किया था तब मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ, तो उसमें 5 लोगों की टीम रहती है।
तो मुझे ऐसा था कि अगर कोई भी कहीं पे भी पार्टिसिपेट करना है, कोई कंपटीशन है, कोई भी मैच है कहीं पे भी, तो 5 गर्ल्स चाहिए रहती है। तो तब मेरे कोच मेरे को ऐसा बोलते थे, तू 5 लड़की ला के दे दे, मैं तेरे को भेज दूंगा। तो उस टाइम पे 2013 में 5 लड़कियाँ भी नहीं मिलती थी बास्केटबॉल के लिए। तो मतलब उनका कैसा रहता था कि खो खो है या ऐसा कोई स्पोर्ट्स है तो वी विल बी अवेलेबल, पर बास्केटबॉल हम नहीं खेलना चाहते। तो उस टाइम पे 5 लड़कियाँ इकट्ठा करना, 4 लड़कियाँ भी रेडी नहीं होती थी। अभी एज़ कम्पेयर टू करंट सिचुएशन में देयर आर लॉट्स ऑफ गर्ल्स जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो रही है, बट एडवेंचर एक्टिविटीज़ में अभी भी बहुत कम है। जैसे कि हम कोई भी हमारा कैंप लेके जाते हैं, तो जब पार्टिसिपेंट्स लिस्ट देखते हैं तो 20-25 लड़के होते हैं, पर लड़कियां 3-4 बहुत कम रहती है। जैसे कि मैं अभी स्पीति वैली गई थी, तब हमारा पार्टिसिपेंट्स 35 जितने थे, पर लड़कियां खाली 6। और उसमें भी हम जब काजा पहुँचे तो हम बाइक राइड करना चाह रहे थे, तो उसमें मैंने सोचा कि अगर 2-3 लड़कियां साथ में आ रही तो सब साथ में चलते। तो उन्होंने बोला हमें बाइक चलाना नहीं आता। तो अभी भी वो बहुत सारी चीज़ें, हम क्यों बाइक चलाएंगे, हम स्कूटी में ही सही है। तो उनके अभी भी कुछ लड़कियों में भी ऐसे सोसाइटल नॉर्म्स है जो वो खुद ब्रेक नहीं कर पा रहे। उनको फ्रीडम मिल रही है, पर वो खुद वॉलंटरी भी बहुत सारे ऐसे जो करना नहीं चाह रहे। तो आई फील उनको थोड़ा इंस्पायर होने की ज़रूरत है। उनके लिए बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जो कर रही है, उनको आगे आने की ज़रूरत है, ताकि वो एज अ मेंटर या एज अ आइडल दूसरी लड़कियों को इंस्पायर कर पाए। एडवेंचर एक्टिविटीज़ में भी बहुत सारी कम लड़कियां हैं जो इन्वॉल्व होती है, बट वो कहीं ना कहीं जो इन्वॉल्व हो रहे वो भी इंस्पायर नहीं कर पा रहे दूसरी लड़कियों को कि वो ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो पाए। तो आई फील दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लोग जा रहे हैं वो दूसरी लड़कियों को भी सपोर्ट करे और इंस्पायर करे वो सेम चीज़ स्टार्ट करने के लिए। गुजरात से एक ये चीज़, लाइक व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट पार्टिसिपेशन ऑफ लाइक गर्ल्स इन एडवेंचर, गुजरात से अभी जितने लोगों ने एवरेस्ट किया है उसमें मेजोरिटी गर्ल्स की है। आपको पता होगा सूरत से जो ट्विन सिस्टर्स जो थी उन्होंने किया, फिर बड़ौदा से निशा कुमारी ने किया। तो मेरे ध्यान में वो 3 लोग हैं। एक अहमदाबाद का कोई कपल भी है, डॉक्टर, हाँ, उनकी वाइफ, उन्होंने एवरेस्ट किया। हाँ, एवरेस्ट किया है, कपल है दो। ओके, डॉक्टर कपल जो है लिवा, यस यस, अच्छा वो मुझे नहीं पता था। एक डॉक्टर हैं जो सौराष्ट्र एरिया से हैं, इज मेल, उन्होंने किया है एवरेस्ट। देन जोशी इज फ्रॉम हिम्मतनगर, है ना, तो उन्होंने किया है एवरेस्ट। बट फिर भी गर्ल्स का मतलब उसमें सक्सेस रेशियो ज़्यादा गर्ल्स है जिन्होंने सबमिट किया है। तो डेफिनेटली इट्स अ लाइक मोटिवेटिंग पार्ट। मैम आपने जो बताया स्पेशली अबाउट दैट ट्रांस हिमालयन, मुझे तो कभी ऐसा लगता है कि दैट इज़ मोर देन एवरेस्ट। यस डेफिनेटली, एक तो थोड़ा डिफरेंट ही। हाँ, तो क्या अभी हम जो ऑब्जर्व करते हैं एज अ माउंटेनियर मैंने, या फिर एज अ ऑर्गेनाइजर मैंने ये चीज़ देखी है कि जो रियल ट्रैक्स थे वो अभी धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं। जैसे हाँ, कमर्शियलाइजेशन तो बहुत अच्छी चीज़ है इन अ वे, बट वो लोग नहीं रहे कि जो उस टफनेस वाले ट्रैक या उतने थोड़ा कंफर्ट को प्रायोरिटी ज्यादा दिया जाता है। कंफर्ट के प्रायोरिटी बिल्कुल देते हैं और वो सीरियस वाले ट्रैक नहीं करते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, बड़ा बंगाल ट्रैक, मैंने मेरी नज़रों के सामने उसको डिसअपियर होते देखा है ना। मतलब कि बहुत सारे लोग थे जो 2013, 14, 15 में बड़ा बंगाल ट्रैक करते थे। सो मेनी फॉरेनर्स स्पेशली वो आते थे, बड़ा बंगाल ट्रैक करने के लिए आते थे। बड़ा बंगाल ट्रैक बाय द वे जिन लोगों को नहीं पता है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम मनाली साइड, है ना, एंड दैट एंड समवेयर बिटवीन डलहौसी एंड धर्मशाला, है ना। बहुत ही बड़ा ट्रैक है, 14-15 डेज का वो टोटल ट्रैकिंग ड्यूरेशन है। और मतलब जैसे हमें ट्रैक में जाते हैं और हमें गाय भैंस मिलती है, वैसे उस ट्रैक में भालू मिलते हैं, ब्राउन बियर मिलते हैं। ओह माय गॉड, है ना। सो वो दैट उस लेवल का वो ट्रैक है, नो कम्युनिकेशन नथिंग। बट इस तरह के ट्रैक में पार्टिसिपेशन बिल्कुल ही कम हो गया है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द ट्रांस हिमालयन एक्सपीडिशन, दैट इज फादर ऑफ ऑल ट्रैक्स, आई कैन से। प्लीज लाइक टेल अस अबाउट योर फर्स्ट एक्सपीरियंस जब सबसे पहले आपने किया। मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मैंने 97 का भी ट्रांस हिमालय किया और 25 इयर्स के बाद सेम रूट फिर से किया। इसमें 3 मेंबर जो थे 97 में भी थे, इसमें भी थे। तो दोनों का डिफरेंस मैं ज़रूर ये बता पाऊँगी। 97 की बात है कि मैं जस्ट शादी करके गई थी, आई वॉज 29 ईयर्स ओल्ड एंड यंगेस्ट इन द टीम, एंड लीडरशिप बचेंद्री दीदी की थी। तो जब लंबी जर्नी का प्लान करते हैं तो पहले तो मेंटल तैयारी, तो ऐसे 7 लड़कियों को सिलेक्ट किया था ऑल इंडिया से, और हम लोगों का हर एक को एक एक काम दे दिया। मेरा काम था नेविगेशन का, तो मेरी हस्बैंड की हेल्प से
पूरा रूट बनने में 1 साल लगा था। आजकल आप लोग गूगल से कर, लेकिन उस टाइम में मैप डाल के गूगल से थ्रेड से नाप के इतना किलोमीटर करके 4,500 किलोमीटर का मैप बनाया था। तो मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने से पहले सारा कैंटूर मैप ऐसे सेलो टेप लगा के पूरा फैला के जाते थे और मुझे बोल देते कि अभी अरुणाचल का इतना मेजरमेंट करके रखो, फिर हम उसको डिवाइड करते थे। फिर हमारा लीडर तो सबसे स्ट्रांग थे, उनकी जो अपनी परख भी बहुत थी। तो माउंटेनरी नहीं, एडवेंचर का मतलब है अननोन। तो सबसे पहले आप दिमाग में डाल दो कि अननोन के लिए तैयार होना, चाहे दुनिया भर का कितना भी प्लानिंग कर लो, बट अननोन जो कुछ होता है उसकी जो तैयारी करके उसमें जो आप आगे बढ़ते हो, नॉर्मल कर लेने से एक सक्सेस होता है, बट आप डिफ़िकल्ट लेवल में करके आते तो वो फिर वो एक हिस्ट्री बन जाती है। तो ट्रांस हिमालय 1997 का जो हुआ था वो एक अनसंग स्टोरी है अभी तक। और उस टाइम में हम लोगों ने शुरू किया था अरुणाचल से, बॉमडिला करके जगह है, बॉमडिला, यस, हाँ, वेरी 10 फेमस डेज में हम लोग पहुँचे थे भूटान बॉर्डर। भूटान पूरा थ्रू आउट ईस्ट टू वेस्ट 34 डेज में हमने किया भूटान के बाद में आप मैप थोड़ा विजुलाइज करेंगे तो सिक्किम का पार्ट आ गया। तो सिक्किम में हम लोग एंटर होके फिर हमने यक्षम से होते हुए एक राथोंगला पास है 70,000 का, वो पास को क्रॉस करके, हाँ, जोंगरी से ऊपर होके पास क्रॉस करके ईस्ट टू वेस्ट भूटान, अरे नेपाल 54 डेज में। So you like entered Nepal through Rathong? राथोंग, Wow. उसको क्रॉस करके फिर उसको एंटर, वो पूरा 54 डेज लगा नेपाल क्रॉस करने में। फिर आ गया कुमाऊं गढ़वाल, फिर गढ़वाल से हम लामखागा करके, आप जो चितकुल अभी हमने देखा डॉक्यूमेंट्री, चितकुल में उतरे। चितकुल से हम लोग जाके ये भाभा पास करके हम लोग स्पीति में उतरे। स्पीति से हम लोग फारंगला पास करके लेह लद्दाख रीजन में उतरे। लेह लद्दाख से सारा पैदल करके पूरा 75 ईयर्स का वो जो ट्रैक है, हाँ, जो स्पीति से स्टार्ट होता है और लेह में एंटर होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसका भाभा पास से एंटर होके पूरा पिंड पार्वती वैली है वो पेरा। तो भाभा पास एक है जो आप चितकुल से करचम रक्षम एक काई गाँव करके आता है, फिर वो भाभा पास है एक 16,000 के आसपास। उसको क्रॉस करने के बाद में फिर दूसरा आता है फरंगला पास, वो उतरने के आप काजा वगैरह में आ जाओगे। तो काजा लाहौल स्पीति वगैरह में आप ट्रैक करने के बाद में किब्बर कर से जाते हुए फिर फरंगला पास क्रॉस करके फिर आप उतरोगे सोमोरोरी लेक। सोमोरोरी लेक से माहे ब्रिज उपसी होते हुए पूरा रोड करके सियाचिन बेस तक खरदुंगला भी पैदल किया हमने 19,000 का। तो सबसे ब्यूटी वो थी कि बंजारा लाइफ थी, खाना खुद को बनाना था, टेंट खुद को पिच करना था, सारा अरेंजमेंट। तो सबका जो काम था टीम का, तो हमने देख ले कि अरुणाचल प्रदेश भूटान का बॉर्डर में हम लोगों ने 10 दिन का बाकी का राशन, वहाँ पूरा भूटान का राशन वहाँ हमने भेज दिया, थिम्पू पारो मेन जगह में। और आप लोग तो एडवेंचर है, हम लोग सॉल्ट तक वेट करते थे कि इतना जरूरत पड़ेगा, उसमें 10 दिन का एक्स्ट्रा डाल के। अच्छा, इस टोटल में 44 हाई पासिस बिटवीन 11,000 टू 18,000 प्लस। और ये पूरा एक्सपेडिशन कितने दिन का रहा होगा? 7 मंथ्स 7 मंथ्स नॉन स्टॉप। और उसमें ऐसा नहीं कि आप आज जाके प्लान बना है, जैसे मैं समझ लो कि आज मैं प्लान करूंगी कि मुझे अहमदाबाद से आनंद जाना है, बट देखा अभी तक लाइट है तो मैं बड़ौदा तक जाऊंगी। अच्छा, देख लेने पूर्णिमा का चांद है आज, तो चलो सूरत तक चले जाए। इस तरह से हिमालय में हम लोग टॉर्च की बचाने के लिए भी हम लोग पूर्णिमा का चंद्रमा का यूज़ किया है। तो हम वो ब्रीड है जो इसका कि हमने और वो थैंक्स टू लीडर, क्योंकि इसमें लीडरशिप की बहुत ही माने मेन रोल है। और दूसरा होता है कि सराउंडिंग। तो मैंने एक हिम्मत किया कि मैं अपने कुएं से बाहर निकल के समुद्र में तैरना, अपना हाथ पर हिलाया। बट सबसे पहली शुरुआत तो गर्ल्स को खुद को करनी पड़ेगी। आपको प्रूफ दे, जब सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है तो हर एक को, और मैं ऐसे नहीं बोलती खाली वुमेन्स को देना पड़ता है, जेंट्स को भी करना पड़ता है। अगर वो अपना फैमिली बनाया है उसके साथ उसको अगर एक्टिविटी करना है तो उसके लिए भी इतना है चैलेंज। तो मैं अगर वुमेन्स और जेंट्स का डेफिनेटली उस समय में था, बट मैं वो कॉन्सेप्ट को नहीं मानती क्योंकि माउंटेन में मुझे ना लड़का लड़की मुझे नहीं पता चलता था कभी। क्योंकि मैंने जब एवरेस्ट किया कैंप 3 में, मेरे हस्बैंड और एक कैंप टी वो जो कमर में रस्सी बांधे है और मैं नीचे टॉयलेट जा रही हूँ, तो वहाँ लड़का लड़की क्या है, आपको बचने की बात होती है। एवरेस्ट समिट में जाते एक ही लाइन है, उसमें अगर आपको डिसेंट्री होगा तो क्या आप लड़का लड़की देखोगे? नहीं होता, वो उससे आप बाहर आते हो। हाँ, तो हर एक स्टेट में है, तो गुजरात में भी है कि लड़कियों को थोड़ा सा नहीं हुआ, बट लड़की हो या लड़का हो, सबसे पहले उनका अपना जुनून दिखाना पड़ेगा, अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। और इस फील्ड में आने के लिए हमेशा एक बात ध्यान में रखना है कि फिटनेस रातों रात नहीं आती है। आपका सुबह से उठने से शाम तक आपका हर चलन में फिटनेस कैसे आती है,
वो एक बात करनी है। और अभी हम लोग इतने लकी है कि डिजिटल वर्ल्ड को आप बहुत सही इस्तेमाल कर सकते हो, और उसका एग्जाम्पल तो आप लोग मेरे लिए तो, क्योंकि मैं तो इस मामले के मैंने इनविंसिबल को देखा है कि वो लोग टेक्नोलॉजी का। और मैं जब वत्सल से एक बार बात हुआ तो मैडम मैं तो नहीं, मुझे ना ये सब पसंद नहीं आता, अब जो रील बिल बनाते हैं ना मेरे को, बोला मैडम इसके पर तो हम लोग है, इसके पर तो अभी तक मैं अनसंग हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वो बता नहीं पा रही थी कि मैं इसे भी क्या कि मुझे आता नहीं है। बट पहाड़ों ने मुझे सीखा है कि जो चीज़ से डर लगता है उसके पास में जाओ, फॉग देख के रुकना नहीं, फॉग के अंदर जाओ तो आगे का रास्ता दिखेगा। तो जो नेचर से सीखा है हमने, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनको अपने आप को तो तैयार करना ही पड़ेगा। ठीक है लड़का लड़के अलग मानते करते हैं, बट अपने आप को प्रूव करने से फिर जरूर आता है। बट एक बात डेफिनेटली है कि सिविलियन को, गवर्नमेंट को, सबको मिलके, क्योंकि थोड़ा सा प्रोत्साहन भी बहुत जरूरी होता है। इंसान को हीरो से आइडेंटिफिकेशन एक जरूरी है, और दूसरा एप्रिशिएशन। तो मैं चाहती हूँ कि आज मैं 60 इयर्स की होने जा रही हूँ, अगर वो पब्लिकली शायद नहीं जानते, गुजरात जहाँ मेरी जन्मभूमि है, मैं एवरेस्ट करके आई। डेफिनेटली रूपाणी सर थे, आनंदी बहन थे उस टाइम में, राज्यपाल थे, सब ने सम्मान किया, सब किया। बट जहाँ तक बात आती है अवार्ड देने की, ये करने की, तो कुछ क्राइटेरिया आ जाता है कि आपका यहाँ नाम होना चाहिए, आपके यहाँ कुछ प्रॉपर्टी, आपका एड्रेस होना चाहिए। अरे भाई, मैं शादी करके मैं ब्याह हो गई तो क्या मैं बेटी चली गई? अच्छा, मैं बंगाल में रहती हूँ तो उन्होंने वहाँ का सिटीजन करके मेरा अवार्ड दिया, सम्मान किया। ओडिशा की मैं बहू करके दिया, गुजरात में बेटी करके वो पर्वतारोहण क्षेत्र करके देते हैं। बट फर्स्ट गुजराती एवरेस्टर करके ना कोई मदद कर रहा है, ना कोई जुम्मे से, और मेरे पास वो प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि एज अ सिंगल पेरेंट मुझे अपना परिवार प्रायोरिटी। और एज अ वुमन मैं हर एक वुमन या हर एक को बोलना चाहती हूँ, खाली वुमन नहीं, हर एक इंडिविजुअल को कि प्रायोरिटी आप देखो पहले कि आपको प्रायोरिटी क्या है। वो थोड़ा ग्रे एरिया भी उन्होंने रखा हमेशा ही, हाँ, है ना? वो एक मुझे लगता है कि पॉलिसी लेवल पे वो हमेशा वो क्लियर नहीं रहे। वैसे जब 2011 में जब मैं आर्मी से जस्ट इधर आया, तब मैंने जब पूछा कि लाइक एवरेस्ट का क्या सीन है, तो मुझे एक नाम मिला। वो डॉक्टर थे और वो NRI थे। वो बेसिकली यहाँ से थे, लेकिन वो रहते थे US में, और वो US सिटीजन है, और उन्होंने एवरेस्ट किया था। बोलो। तो ये लोग, मैंने जब वहाँ जाके पूछा कि हु इज़ द फर्स्ट एवरेस्टर फ्रॉम गुजरात, है ना, तो उन्होंने उनका नाम दिया, है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिस्ट्री। तो उन्होंने उनका नाम दिया। तो वो NRI हैं, वो गुजरात, मतलब यहाँ पर आए नहीं है पिछले 20 सालों से, जो भी है, बट गुजरात की धरती, गुजरात का बेटा है वो, जो भी है वो जरूर है। सुनीता विलियम्स तो नहीं यहाँ पैदा ये हुई है, बट हम लोग कितने प्राउड फील करते हैं। और इससे यंग जनरेशन में प्रोत्साहित, क्योंकि हम को एक क्वेश्चन जरूर होना चाहिए कि मैं कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ, क्या इसे मिलेगा। हमारे पेरेंट्स को ये जरूर आता है जब तक अवेयरनेस का, क्योंकि मैं बीच वाली थी ना, एकदम मॉडर्न के ना एकदम माने पिछड़े हुए लोग में से। तो वो जो जनरेशन है उनको सबसे ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है। तो मैंने देखा कि चलो मेरे बच्चे, मेरा परिवार, एटलीस्ट उसमें मेरा सम्मान है, मेरे दोस्त लोग उसमें मेरा सम्मान, उतने लोग मुझे जानते हैं। इतने साल लेट ही सही इनविंसिबल में आने से मुझे ये पता चला कि 10 लड़कियाँ एक्सपीडिशन माउंटेनियरिंग के लिए जा रही है, और मैंने बिल्कुल तुरंत हाँ बोला। और मैंने दूसरा सरप्राइज मुझे वहाँ जब आपका बेस कैंप में जाके मिला कि आप वो ट्रेनिंग दे रहे हो जो मैंने 86-87 में उत्तरकाशी में कर्नल JK बजाज के अंडर में लिया था, जो भारत के पहले अंटार्कटिका जाने वाले। इतना हार्डशिप में मैंने देखा लड़कियों को आप लोग इक्विपमेंट का सारा ज्ञान दे रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, उनको पैकिंग खुद करना है, उनको अपना काम खुद करना है, और डिसिप्लिन। और दूसरा सरप्राइज मुझे तब मिला जब मैं अभी साइकिलिंग एक्सपीडिशन में गई। सब यंग है, बट मेरी जो इम्प्रेशन थी कि लड़के लोग उठते भी नहीं है, उनको घसीट के बाहर निकालना पड़ता है। बट इससे मेरे को सरप्राइज था कि लड़के लोग 12-1 बजे सोते थे, देर रात तक काम करते थे, बट वो लोग फॉल इन टाइम में होते थे। और शाम को जाके जो मैंने 97 में किया था, अपना टेंट ढूंढो, जगह बनाओ, राशन गाँव तो राशन खरीदो, फिर खाना बनाओ, ये बच्चे भी वैसे कर रहे थे। तो मेरे लिए एक इनविंसिबल जो लग रहा है कि ये ब्लेसिंग्स है, उसका गुजरात का हर एक बच्चा को फ़ायदा उठाना चाहिए इसका। और जो लोग इसमें, जो फाइनेंशियल कंपनी, जो लोग भी ये है मदद कर सकते, ऐसे NGO को तो ज़रूर मैं डेफिनेटली बोलती हूँ कि उसको, क्योंकि मुझे तो 600 के लिए भी ट्यूशन करना पड़ता, 25-25 रुपये का मुझे मांगना पड़ता था। अगर मुझे पैसा कि वो मिलता तो मुझे 50 ईयर्स नहीं लगता। आजकल बच्चे लोग 13-14 साल में, क्योंकि उनका बैकअप पेरेंट्स सपोर्ट,
है ना, मेरा वो भी नहीं था उस टाइम में कि फाइनेंशियल सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं था। अभी 60 ईयर्स में आई हूँ, बट मैंने अपना फिटनेस रखी, क्योंकि मेरे लिए एज नंबर नहीं, बट एक सच्चाई तो है ही है कि एज के साथ नया तो कुछ नहीं है। तो जो ऐसा मेरे ऐसा हुआ ना कि ये जगत सुख है, यू डिड एट 60? हाँ 59 वो almost yes, 60. अभी 60 मेरा मई में मैं कुछ और करने जरूर मैं Most सोच रही हूँ कि welcome. जाऊँ, हाँ कि मैं जाऊँ। और यंग बच्चों ने मुझे इसमें ये लगा कि मुझे वापस, इससे मैं बोलती हूँ कि कहीं अच्छा जो आप सोचते हो ना वो वापस आता है, चाहे देर से ही। ऐसे वैसे कहावत नहीं बनी कि सत्य कड़वा होता है, सच्चाई हमेशा एक बार वापस आती है। पृथ्वी गोल है, वो सब पुरानी बात है, गोल वो घूम के आपको कहीं ना कहीं लाते हैं। कहीं अनसंग हीरो के बारे में हम जब अवार्ड के बारे में सुनती हूँ 100 ईयर्स ओल्ड, लेकिन मैं एक ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी, चाहे वो गवर्नमेंट है या एनजीओ, कि ऐसा मत करो कि वो चला जाए, वो इंसान जिन्होंने काम किया अपने फील्ड में अपने बलबूते पर, उसको रिकग्नाइज उसके बाद में, उसके मरने के बाद मिले, कि उसके जाने वाले बाद उसका परिवार नहीं, उसको तो कुछ तो मिले, उसका तो उसको कुछ मिले। मैं बहुत लकी इस मामले में, बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि मैं बच्चन दीदी के अंडर में, टाटा के अंडर में बहुत कुछ, मेरे हस्बैंड भी टाटा में जॉब करते थे, उसके चलते भी मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिला। एंड दूसरा है कि मैं जिसको नहीं जा, मेरी धरती से जहाँ मुझे यहाँ वापस अपना बर्थ प्लेस जिसको छोड़ के मैं गई थी, वो ज़मीन ने मुझे वापस बुलाया। क्यों वापस आया? क्योंकि मुझे जो उस टाइम में खोया था वो मुझे कहीं ना कहीं दायां बायां मिल रहा है। सही बात। और वो सही मायने में मिल रहा है। और मैं कोशिश करती हूँ कि ये हर एक स्टेट को पता चलना चाहिए कि ऐसी जो चीज़ें बन रही हैं उनको सपोर्ट करे। और मैं आपका अवार्ड, जबकि मुझे टाइम नहीं 15 को, लेकिन मैं इसलिए आऊँगी कि मैंने ये सुना कि उस दिन सारे पेरेंट्स आने वाले हैं और मैं उस पेरेंट्स को जरूर नतमस्तक होंगी कि उन्होंने अनजाने में ही सही जो भी बहाने अपने बच्चों लोगों को भेजा, पर्टिकुलर लड़कियों को बाहर भेजा है, उनको कभी पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ करने वाली है जो उन्होंने नहीं जिया है। वो माँ ने अपने सपने जो छोड़े होंगे, मेरी माँ तो बेचारी देख भी नहीं पाई। हाँ, मैंने भी कुछ सपने किए 50 साल में। अभी मेरी बेटी अभी 25 ईयर्स की है, बट उसने अपना अच्छा सा वो पायलट बन गई, अपना कर रही। मैंने जहाँ 600 रुपया की बात थी, अभी के फाइनेंशियल मामा आपको क्या चाहिए ऐसे बोलते हैं, कहाँ जाना है तुम जाओ, है ना। तो ये जो है उस जमाना था, अलग बात है। तो ये जरूर अवेयरनेस आया, बट कब आया? एक मदर स्ट्रांग थी। आप उस जगत सुख में 10 लड़कियां, वो 10 लड़कियां 10 फैमिली है। और आपके में जितनी भी आपकी लड़कियां होगी, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग मैंने देखा जो भी है, बिना ट्रेनिंग तो रूप नहीं आता कि वो लोग दिखते। मैं कभी सोचती थी जो 2 मेंबर आस्था और प्रिया, उठाने में मेरा बैंड बाजा की बज जाता था बट जब वो दोनों एक बार उठ गई तो दोनों का मैंने देखा फिटनेस लेवल, कि मैं वो देखी वो साइकिल के नीचे एक साइड में आ रही है, खड़े होके इधर लगा रही है, कभी पैडल तक नहीं पहुंच पा रही है, बट वो सबसे पहले आगे चल रही है। और कितनी भी लथड़ पथड़ हो गई होगी, सो जाएगी तो कोई बैग पड़ा ऐसे लगेगी, बट जब काम करेगी तो वो एक रात में नहीं आया है। वो डेफिनेटली आप लोग आपकी लीडरशिप है, आपका उनका ट्रेनिंग है। एक एनजीओ काम कर रहा है, ऐसा हर एक फैमिली काम करे, ये मैं ज़रूर चाहती हूँ। और इस तरह से जो काम कर रहे हैं, पहले हमारे टाइम में उसकी टांग खींची जाती थी, बट हम अभी मेरा वो हमेशा रहता है। हाँ, मैं ये मैसेज करूँगी कि पॉजिटिविटी है टीम की कि वो सारी गुजराती चीजों को लड़की है तो गुजराती दूसरी लड़की उसको टांग खींचेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसको सपोर्ट करो, क्योंकि उसके आगे में है ना। अगर मेरे पीछे इतने लोग एवरेज कर लिए है ना, बट कोई बोले कि पहला कौन किया, जब नाम आएगा तो किसका ढूंढोगे? ठीक है, मेरे पास फोटो सब है, प्रूफ सारा है, कहाँ प्रॉब्लम है? मैं ये भी बोलती हूँ कि अवार्ड क्वेस्ट छोड़ो, एक लेटर तो दो कि सी इज़ द फर्स्ट। आने वाली पीढ़ी तो वही तो हिस्ट्री में मुझे देना है, वो मैं नहीं, लेकिन आप लोगों ने मुझे उसके लिए मोटिवेट किया कि ज़रूर आप एक इंस्पिरेशन है ना। कभी कभी खुद की इंस्पिरेशन खुद बनना पड़ता है। मैं तो मिरर में ही देखती हूँ, मिरर के सामने मैं बोलती हूँ नंगा हो जाओ, और फिर बोलो कि आपको पुलाव खाना है कि आपको राब खाना है ना, कि सूप पीना है आपको। आपकी बॉडी किस करो, अपना मिरर में देखे अपने आप को, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। अपने आप को पहले स्ट्रांग बोलते नहीं, तब खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पीछे, बता तेरी रजा क्या है। ये मैं क्लास 12 में गुजराती में एक जापानीज का स्टोरी था, उसके ऊपर में ये इकबाल का शेर लिखा था, मैंने उसको दिमाग में डाल दिया था। और कुछ आपके सराउंडिंग में जब आप फोकस होते हो ना, तो जैसे आप कुछ बोलोगे, लेकिन मैं आप में से वो कैप्चर करूंगी जो मैं चाहती हूँ, है ना। तो आप जिस एज के बच्चों को पकड़ रहे हैं, वो एज के बच्चे आतंकवादी भी बन सकते हैं, और अपने भी, क्योंकि आप जो उसको होती है। हाँ, बट वो पॉजिटिव आतंकवादी बनेंगे, बट उसका जो फ्रूट होगा वो उसके लिए भी अच्छा होगा, वो गिर के भी उठने का सीखेगा। तो मेरे साथ जब मजाक में काफी बार है ना, हम ये चीज देखते हैं
है ना, तो ये सीनियर टीम तो खास दिखती है जब इन लोगों के नखरे देखते हैं ना, खासतौर से जो हमारे से अब मतलब अब एज गैप वो भी बन रहा है, 6-8 साल छोटे हैं, जब इनके नखरे देखते हैं, 10 साल काफी लोग हैं जो छोटे हैं, जब इनके नखरे देखते हैं तो लगता है कि हाँ भाई इनके लिए करना है ये एक्सपीडिशन लेकिन फिर वो इनके लिए पॉजिटिविटी efforts वापस लगा रहे हैं। आ जाती है कहीं ना कहीं Definitely, कुछ हाँ। स्टोरीज देख लेते तो we'll go with the Jagat Sukh stories now, है ना. Definitely it was a time कि जब हम इसको सबमिट नहीं कर पाए थे, but there were so many things were there. तो like you please share about you both. मैम तो है ही, like you both share about those things कि जो आपको अभी भी आपके दिमाग में हो रहा है. फर्स्ट थिंग तो रही थी कि हमारी खुद की सेल्फ जर्नी. मैंने जैसे कि पहले बताया सेल्फ डाउट बहुत है हम सब में. यहाँ से जब ऐसे ना सब ऐसे बोल रहे थे कि लो एटीट्यूड सिकनेस होती है, लड़कियों का स्वरूप बाहर आता है, बट एट दैट टाइम हम सब लड़कियाँ जो टीम स्पिरिट थी ना वो अलग ही लेवल इट की वाज थी. वेरी गुड कि सारी लड़कियां एक साथ, एक भी डिमोटिवेट Thanks हो to रहा है, Vatsal. एक लड़की भी डिमोटिवेट हो रही थी तो सारे 8 लड़कियां खड़ी है कि तू कर लेगी. सो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग कि टीम स्पिरिट और यूनिटी बहुत अच्छी थी. हमको यहाँ से सब बोल के गए थे कि आप ऊपर जाके झगड़ोगे ये वो. हाँ वो तो मैंने एक्सपेक्ट भी किया था कि कुछ But ना होना कुछ तो चाहिए. Wrong, कुछ but ना कुछ तो पंगा दो करके बर्तन आएंगे. तो बचते ही है हमेशा. पर बहुत अच्छा था कि सब लोग साथ में कर रहे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे, चढ़ नहीं पा रहे तो दे आर मोटिवेटिंग, दे आर पुशिंग ईच अदर, एंड इट वॉज वेरी गुड कि यूनिटी बहुत काफ़ी अच्छी थी. दैट इज़ द रीज़न कि हम वो क्लाइमेट को भी फाइट कर पाए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अगर ऐसा होता कि अगर टीम में यूनिटी नहीं है तो आगे जाके फिर यू विल नॉट बी मोटिवेटेड कि आगे थोड़ा भी ट्राई करते. वो जो ट्राई करने का मोटिवेशन था दैट वाज डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द टीम. एक्चुअली दैट मोटिवेशन वाज गरबा फॉर अस. हमने हमारा स्लोगन बनाया था, जब भी कोई थक रहा है, हम पीछे हो या आगे हो, हम गाएंगे. और वो उस टाइम पे जो पुश आता था ना, दैट वाज वेरी फास्ट पुश. हम सब कर लेते थे. डूबते को ना तिनके का सहारा. दिन Yes. से आ रहा है. नहीं लाइक एडवांस कैंप mountain में जो लोगों में वेदर आता जो है. था Yes. थोड़ा if you can बहुत ही explain. हार्श Very. वेदर था. बहुत हार्श वेदर था एक्चुअली उस टाइम पे. हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम इतना स्नो इसी मोमेंट पे एक्सपेक्ट करेंगे. उस टाइम पे फॉरकास्ट आ चुका था कि 10th डेट को होने वाला है उस दिन. तो वी वर लाइक कि हम शेरी तक पहुँचेंगे. तो 3 बजे के बाद का फॉरकास्ट था कि स्नोस्टॉर्म आने वाला है. सो वी वर ऑलमोस्ट पांडुरोपा हम पहुंच चुके थे, बट उसी टाइम से स्नो उतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि रास्ता हमें खुद बना के जाना पड़ रहा था. तो उस टाइम पे हम लोग ने जितना हो सका उतना हमने पुश किया था. बट अचानक से उस टाइम पे स्नोफॉल उतना स्टार्ट हुआ और हमें डिसेंट होना पड़ा. बट उस दिन रात को जो फील किया था हमने कि बर्फ़ पूरा गिर रहा है, सब हम साथ में सब किचन साथ टेंट में में बैठे किचन हैं. टेंट में हम डाइनिंग में बैठे हैं और सिकुड़ के बैठे एक दूसरे से कि कब ये बंद होगा. वो हवा उतनी तेज थी उस टाइम पे कि हमें ऐसा लग रहा है टेंट हम पे गिरने वाला है अभी. हम हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी हम किचन टेंट से हमारे खुद के टेंट में वापस जा पाए. एग्जैक्टली सब एक कोने में हम बैठे हैं, बस बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमें खुद नहीं पता. बट एक चीज़ थी कि उस टाइम पे जो फील किया था हम सब ने, दैट वाज कैरी एट द सम पॉइंट. बट एक इंस्पिरेशन मिली थी कि हमने उस चीज़ को पार किया और कुछ नया फील किया उसके लिए. Very nice. मैडम आपने क्या Yes, ऑब्जर्व yes. किया इस एक्सपेडिशन में? As a ये जो experience, लोग थे, yeah. क्योंकि एक चीज़ ये थी कि ये बिगिनर लेवल ट्रैकिंग एक्सपेडिशन लाइक ये ट्रैकिंग पीक है. तो जो भी लोग इस एक्सपेडिशन में थे उन किसी का माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग जिसको हम BMC AMC बोले वो नहीं था, है ना. लेकिन फिर भी ये लोग ऑप्टिमिस्टिक थे. इस फील्ड को उन्होंने इस चैलेंज को चूज़ किया. तो प्रिपरेशन वाइज और पार्टिसिपेशन वाइज क्या क्या चीज़ें आपको लगी? मैंने मतलब जब वो फैक्टर्स, मतलब जो फिजिकल फैक्टर्स है वो हम समझते हैं कि उन्होंने अच्छा पुश किया, मतलब साइकोलॉजिकली वो क्या क्या चीज़ आपको लगता है? मैंने जब जगत सुख का एक वीडियो दिखा था उसमें कहीं भी बर्फ़ नहीं था लास्ट पैच को छोड़ के. तो मैंने जब मनाली में ही हमारा 5 दिन रुकना पड़ा. उसके बाद में इन लोगों ने क्या किया था, 3 डेज़ बाद में घूमने का रखा था. तो जब वो 3 डेज़ को एक्सपीडिशन में डालेंगे वो जब डिसाइड किया तब मैं समझ गई कि टीम बहुत डिटरमाइंड है. और एज ए एक्सपीरियंस माउंटेनियर जब मैंने बेस कैम्प में ही इतना स्नो देख लिया तो मैंने बोला कि नीचे वापस भी आना है. देखिए लोग क्या डिसीजन लेते हैं. इन लोगों के चेहरे में वत्सल को और वो जो एजेंसी थे उनको छोड़ के इन लोगों में से किसी के चेहरे पे वो तनाव नहीं था कि क्या होने वाला है. मैं वही बोली ना, अननोन चीज़ जब आप अज्ञानी होते हो
है ना, तब आपको नहीं, तो इनका जोश तो वैसे ही था और इनको क्लाइम करना था। बट मुझे वत्सल को और वो टीम को पता था कि कोई भी एक्सपीडिशन हो, टॉप में पहुंचना वो पूरा नहीं होता है, सेफ वापस आना। अगर 4 दिन स्नो हो गया है, उसको बैठने के लिए अनदर 4 डेज चाहिए, जो हमारे पास नहीं थे। टीम का फिटनेस सब था, तो लास्ट में ये डिसाइड किया कि जहाँ तक जा सकते हैं, जो जहाँ तक फिटनेस जा सकता है वहाँ तक जाएगा। पूरी टीम निकली, बाकी का जो 3 मेंबर वापस आना चाहे उनको मैं वापस लेके आई, और बाकी की टीम जहाँ तक आगे जा सकते थे, दूर से जो सबमिट कैंप देख सकते थे, वो लोग उन्होंने देखा। तो एक जो मैं देखा कि ये टीम आज नहीं तो कल उनका रूट बहुत सॉलिड हो गया है और वो डेफिनेटली जाएंगे। प्लानिंग भी बहुत, डिसीजन भी वत्सल ने बहुत सही लिया था, नितर जोश में होश खोया जाता है इस फील्ड में। और दूसरी बात ही, ये बच्चे वो थे जिन्होंने ये इस तरह का एक्सपीरियंस किया नहीं था। तो मैंने ये बोला कि आप अभी जो ये स्नो देख रहे हो, मैं इसको 20,000 फीट में देखती हूँ। बिल्कुल। और वो आप वो एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आप तो पीक तो क्लाइम हो गया। उस हाइट का अगर आप सोचते हो तो ये आपका हो चुका है, एक्सपीरियंस की बात करूँ तो। हाँ, अगर वो किताबी में एक दिखना है कि ये पीक में टॉप में पहुँचे, तो वो एक अलग है। तो माउंटेन ने आपको ये सिखाया कि सही मायने में आप यहाँ क्यों आए हो, एक एक्सपीरियंस लेने आए हो, भगवान ने आपको दूसरी तरह से दिया है। तो कोई ना कोई तरह से हमको पॉजिटिव, 2 साइड हमेशा देखनी है। ये नहीं हुआ को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके आने वाले फिर नेक्स्ट टाइम में कैसे करेंगे। जैसे मैंने एवरेज 3 बार ट्राई किया, 14 में नहीं हुआ। लोग बोलते थे कि बहुत बड़े बड़े सपने देखते थे, परिवार और पहाड़ एक साथ थोड़ा होता है। 15 में गई, अर्थक्वेक आया, है ना। ये तो छोटे छोटे खर्च, वो तो 2 लोग का 35 पर पर्सन खर्च लगता है, 70 लैक्स आप लगा रहे हो। नहीं हुआ। तीसरी बार जब हम नहीं जाना था, बट फिटनेस रखते थे हम डेली, तीसरी बार कॉल है, फैमिली ने सपोर्ट कर दिया और हमारा क्लाइम हुआ। ठीक, तो क्यों हुआ? क्योंकि जो भी सेटबैक हमने उठना सीखा। तो आप लोग वो चीज़ ज़रूर है, तो वो चीज़ ज़रूर आप बरकरार रखो आने वाले एक्सपीडिशन के लिए। एक बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने मेरी कॉलेज के 2nd ईयर में पढ़ी थी, उसका टाइटल है एवरेस्ट इज़ विथ इन। यस, ओके, एवरेस्ट इज़ विथ इन, बहुत ही शानदार बुक है। मुझे उसका सजेशन दिया था अतुल करवाल सर ने। हाँ। उनकी जो बुक है थिंक Think एवरेस्ट, Everest, वो भी शानदार बुक है, बहुत शानदार बुक, नो डाउट अबाउट इट। मैंने 8-10 बार उसको पढ़ा होगा, और जो एवरेस्ट जाते हैं उनको मैं गिफ्ट करती हूँ, अतुल कारवाल का। वाओ, वेरी वेरी गुड, बहुत ही वेल रिटन और पूरा प्रोसेस एक नॉन माउंटेनियर से किस तरह से एक फिटनेस है डेफिनेटली, बट एवरेस्ट टोटली एक डिफरेंट। एक रनर को माउंटेन क्लाइम करना और एक माउंटेनियर को क्लाइम करना, मैं हमेशा रास्ते में भी बता रही थी उसको कि पीटी उषा को अभी माउंटेन भेजेंगे तो एकदम नहीं क्लाइम, उसको उस तरह का बनाना पड़ेगा, है ना। एक डॉक्टर उषा हेगड़े जो क्लाइम किए माउंट एवरेस्ट, वो रनर थी, आयरन मैन विनर है, 50 एज के बाद उसने आयरन मैन विन किया है, उसको एवरेस्ट किया था। हमारे पास आई तो हम देखा हम स्लो चल रहे, उसको लगा एज हो गई है इनकी भी, वो भी तो एज हुई है, बट उसको समझने में जब 15 दिन में समझ गई कि माउंटेन क्या, आप नतमस्तक होके जब ऊपर जाते हो, स्लो स्टेडी एंड कंटिन्यूअस वॉक होना चाहिए आपका। हाँ, फिटनेस सॉलिड होनी चाहिए कि अगर कुछ एवलेंस आता है कि कोई एनिमल आता है, आपको भागने की ताकत, या आपका साथी को कुछ होता है तो आप में वो ताकत हो कि आप उसको पीठ में डाल के आओ। स्लो का मतलब वीकनेस नहीं, आपकी फिटनेस तो उतनी ही होनी चाहिए। तो ये चीज़ हमेशा जब ऊपर जाते हो, हमेशा धीरे धीरे स्लो 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 करके अपनी मंजिल की तरफ। और माउंटेन एक चीज़ बहुत अच्छी सिखाते, एक्सेप्ट। जितना जल्दी आप उस स्थिति को एक्सेप्ट करोगे ना, सबसे पहले तो अपनी बात होती, जैसे आप ऊपर चढ़ते हो आपकी बुराई या नीचे से, क्योंकि आपको आपकी लिमिट स्ट्रेच करते हो, आपको ये पता होता है कि आप कहाँ है ना। हम तो एक जंतु भी नहीं है, पहाड़ के आगे मैं बोलते कुछ भी नहीं हूँ मैं, एक हवा आ जाएगा तो क्या होता है आपको। अच्छा, मैं अभी 2 दिन पहले भूकंप आया कलकत्ता में, अभी मैं मेरी बेटी खाना खा रहे थे, उसको फ्लाइंग के लिए निकल रहा था और भूकंप आया। हम एक पल के लिए मैं सोचा कि क्या है, क्या रिश्ता है, क्या है ना। तो मैं बेटी को तुरंत उसी टाइम समझाया, बेटा जिंदगी ये जो झटका मिला है ना, जिंदगी का ये सबक सीख लो बेटा। कोई अटैचमेंट डिटैचमेंट ये दोनों साथ साथ पहले, पॉजिटिव नेगेटिव साथ साथ में तेरे हाथ में है। एज का, पैसे का, समय का, शक्ति का, रिसोर्सिस का, तुम जो है उसको एकदम आप एकदम ब्लेस फील करो, उसका सही इस्तेमाल करो और आगे जाओ। दाएं बाएं अपेक्षा मत रखो, वो अपने आप आना होगा, आएगा। हाँ, पर लेकिन जब आपका मौन अभी कोई कमजोरी माना जाए और आपको, तब आपको आवाज़ जरूर उठानी, तब आपको स्टैंड लेना है, वैसे भी वीक नहीं रहना है ना। तो ये जरूर होना चाहिए। मैं नहीं बोलती कि वुमेन्स और इसका लड़कियों को घूंघट में रहो कि नहीं तुम ये हो, बट एक एक्सेप्ट करना है, साइंटिफिक वे में समझना है। ये आप जो बता रहे हैं ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है ना। और जब विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, बहुत बार ये
स्पेशली जब एक्टिविज्म इस फील्ड में जब मतलब डोमिनेंट हो रहा है तो ये चीज़ मैंने देखा है, जैसे कि विमेंस रोल इन फाइटिंग फोर्सेस है ना, तो डिफेंस तो डेफिनेटली विमेन उसमें होनी चाहिए, बट प्रॉब्लम इज दैट कि फाइटिंग रोल्स में आप उनको कैसे विजुलाइज कर सकते हैं जहाँ पर फिजिकली है ना, इट्स बायोलॉजी है ना, इट इज नॉट अबाउट कंपैरिजन करना चाहिए आपको। यस, एंड वुमेन्स ऐसे नहीं है, वुमन अपने मेंटल तरह से बहुत ही स्ट्रांग है, तो आप उसको उस तरह से इस्तेमाल करो कि वो किस तरह से मैनेजमेंट करेगी। फिजिकल फिटनेस और इमोशन थोड़ी मेल में कम दिए, तो उनको फ्रंट में कहाँ फाइट करना है अब दोनों को कंपटीशन में रखना, दैट्स फिजिकल एक्टिविटी में। यस यस, टीम वर्क। इवन सेम फैमिली में, फैमिली भी आपका एक पहाड़ एवरेस्ट एक युद्ध ही है। माँ के पास एक सॉफ्ट कॉर्नर है तो वो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से देखभाल कर सकती है। जेंट्स का काम है, वो घर का पिलर है, वो कमा के लाए। तो फैमिली के अभी हम लोग लड़ाई करके लड़कियां क्यों नहीं कमाएगी, मैं ये नहीं बोलती लड़कियां नहीं कमाना का चाहिए, बट लड़कियां घर में जो लड़कियां कमाने गई, बट वो जो समझ लो तुम 30,000 कमाती हो, बट सामने तूने 20,000 के सर्वेंट घर में रखे हैं, वो सर्वेंट तुम्हारे बच्चे को देख रही है, खाना बना रही है, बट वो प्यार और वो केयर कहाँ से आएगा। तो एक टीम वर्क होता है। मैं एज अ वुमन होने के नाते आज मैं कमाती नहीं हूँ, मैं कमाती नहीं तो मैं खर्च नहीं करूँगी, कमाती नहीं तो कमाती क्यों है हम लोग, खर्च करने के लिए ना। तो ये आपको आना चाहिए। अभी मैं तो इतना अच्छा अपना बॉडी को समझ कितना चाहिए मुझे खाना, $1 भी खर्च नहीं है देखा जाए तो, क्यों चाहिए। कई कहते हैं मैं बैंक बैलेंस जीरो, कुछ नहीं, मुझे कुछ हिलाता नहीं है एकदम। कोई चीज़ हिलाती है तो कभी बच्चों को तकलीफ हो, क्योंकि वो मेरा माँ का दिल है, उसमें इमोशन है। हाँ। तो एज अ वुमन हमारी ये ताकत है, हमारी ये कमजोरी नहीं है, और हमारी एक ताकत को ही हमको अपने मेल पार्ट को उसको सपोर्ट करना है, और दोनों असली डिवाइड करके उसको टीम वर्क करके उसको बड़े बड़े युद्ध देखो। वुमन ग्राउंड में है करके नहीं, वुमन का सपोर्ट है, उससे बड़े बड़े युद्ध जीते गए हैं, और उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल के टाइम में लड़ाई डिवाइड नहीं करना चाहिए, डिवाइड नहीं। ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी में हर जगह पर गर्ल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर लाइक जॉइनिंग हियर, and in the upcoming year, in the summer 2026, we are also aiming to have one girl special mountaineering expedition, that is to Mount Friendship. Very nice. So I really wish that you also join this expedition if time permits. Yes, sure. And all of the members of the team, this is the invitation from Invincible side. You must prepare well, and you should participate. Definitely in the summertime the snow conditions are still challenging. Around 20 May. Yes, around 20 May, 25 May, snow conditions are always there. You get snow from the advanced camp itself, and crampon points comes little lower. So it is definitely there, but we really wish that maximum people participate in this kind of expedition, and these stories are definitely inspiring because it is emotionally connected. Yes, right? True. Thank you everyone for, Thank you so for much, joining this Anvil. Thank you. podcast, and we'll connect again for similar tasks. Thank you. Thank you Thank so you. much.